हाय, हेलो एवरीवन। सो आई होप आप लोग एकदम मस्त चल रहा रहेगा लाइफ, राइट? एंजॉय कर रहे होगे एंड आराम तो अपना फुल टू चल रहा है बॉस, इजंट इट? सो आप लोगों को पता होगा कि आज हम फिर मिले हैं हमारे फेवरेट सब्जेक्ट के लिए, जिसका नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स को हम टेक्निकली बोले तो कौन सा सब्जेक्ट है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इसका हमने पहला चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसका अगर आपको नाम याद होगा तो नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो अपना पहला चैप्टर था, जिसके अंदर अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिक्स पढ़ रहे थे, उसमें पहले यूनिट में हम लोगों ने यूनिट 1 कवर कर लिया था, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। अब हम बच्चा लोग जा रहे हैं यूनिट 2 के तरफ। आपको एक चीज के बारे में पता होगा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं इनमें से ना काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स टेम्परली स्किप करूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो इस बार की नए सीए फाउंडेशन की जो मॉड्यूल बनाई है, थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ किया हुआ है। ट्रस्ट मी, सीपीटीज मॉड्यूल वाज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट मॉड्यूल। सीपीटी की मॉड्यूल बहुत ही बढ़िया, क्रिस्प और एकदम मजेदार तरीके से प्रेजेंट रखी की गई थी। सीए फाउंडेशन इज ऑल्सो गुड, नॉट अबाउट टू कंप्लेन मच इन दैट, बट थोड़ा सीक्वेंसिंग मुझे लगता है आगे पीछे हुआ है। तो हम लोग अपना सीक्वेंस फॉलो करेंगे। फिलहाल यूनिट 2 में हमको 80% ऑफ द यूनिट 2 पढ़ना है, लास्ट का 20% में फिलहाल के लिए पेंडिंग रखूंगा। पर हम शुरू करते हैं पहले स्टार्ट से। आपका नाम ही बहुत क्यूट सा है, यूनिट 2 का बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। बेटा, प्रॉब्लम्स तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चल रही हैं, कोरोना के बाद तो और प्रॉब्लम्स बढ़ चुके हैं, पर हमें हमारे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, राइट? अपना प्रॉब्लम तो अपन मैनेज कर लेंगे। हमारे समाज में जो इकोनॉमिक समाज है, हमारा जो फाइनेंशियल एरिया है, उधर क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो भी वर्ड बहुत ही क्लियर कट बोला, बेसिक प्रॉब्लम्स। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े इश्यूज की बात नहीं कर रहे, एक बेसिक बेसिक प्रॉब्लम की बात चल रही है। और रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ये पार्ट को जो मैं कह रहा हूं मैं पेंडिंग रखूंगा प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर, क्योंकि इसको हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। डन? सो पहला वर्ड आता है आपका बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसके ऊपर हम लोग फिलहाल स्टार्ट करेंगे। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूं कि कोई भी इकोनॉमी अपनी जगह पे परफेक्ट नहीं होती। भले यूएसए की भी हम बात करें, हमें लगता है यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, अपने तौर पे वो काफी केपेबल है, सेल्फ सफिशिएंट है, सक्षम है, जिसको हम कहते हैं कि उसके पास बहुत सारी चीजें पहले से खुद की अवेलेबल है, और कंपेरेटिवली उनका जीडीपी बहुत स्ट्रांग है, वगैरह 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 चीजें। बट यूएसए जैसा कंट्री भी वो पूरी तरीके से स्ट्रांग है। सामने एशिया में हमारा चाइना उतना स्ट्रांग है, राइट? तो दोनों कंट्रीज आपस में compete करती रहती है, उसमें हम दो में बीच में तीसरा हम लोग आ गए, हम विश्व गुरु बनने चले थे 2020 में, पर लगता है ऊपर वाले ने हमारी खुशियों को नजर लगा दी कहीं पे, राइट? तो हम लोग वैसे बनते नहीं बनते, वो भी अगर कोरोना नहीं होता तो भी बनते नहीं बनते, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। बट यस, वी वर आल्सो ट्राइंग टू बिकम अ सुपर पावर, एंड एवरीवन नोज दैट टू बिकम अ सुपर पावर यू हैव टू फर्स्ट हैव द बेसिक थिंग, दैट इज योर इकोनॉमी शुड बी वेरी स्ट्रांग। आपकी इकोनॉमी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको पॉसिबल होगा। जैसे थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए अगर हम बातें करें तो आपको ये पता रहेगा कि चाइना ने बहुत जगहों पे इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है। चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग है आज के डेट पे, उसके पास पैसा काफी है। इवन कोरोना के बाद भी उसने अपनी एक्टिविटीज को रेगुलराइज कर लिया है काफी हद तक। तो उसके पास पैसा स्ट्रांग है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, पैसा है, इसलिए वो बाकी आपको पता रहेगा कि बाकी प्रोजेक्ट्स में वो बहुत ज्यादा अपना हाथ डालता है। जैसे रोड बेल्ट करके उसका वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट जो है, रोड बेल्ट प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया है चाइना ने, जिसको पाकिस्तान और नेपाल ने साइन किया हुआ है, जहां पर वो चाइना अपनी नेबरिंग कंट्रीज के अंदर रोड बिल्ड कर रहा है। स्पेशली जो गरीब देश हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान गरीब देशों में आता है, तो पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका तक आ चुका है नीचे वो, और इन सब देशों में वो अपना रोड पोर्ट्स डेवलप कर रहा है अपने पैसों से। मतलब अब समझे, वो अपने पैसों से उधर की चीजें डेवलप कर रहा है, जो नेपाल तक रोड बना रहा है। आपको जानकर बहुत शौक लगेगा कि नेपाल का 90% एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आपने पढ़ा रहेगा एफडीआई मतलब बाहर की फॉरेन कंट्री से आने वाला पैसा, 90% ऑफ एफडीआई ऑफ नेपाल इज फ्रॉम चाइना। इसको बहुत तौर पे इंडिया की स्ट्रेटेजिक हार भी मानी जाती है कि इंडिया नेपाल को उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, नेपाल को उतना हैंडल नहीं कर पाया जितना चाइना ने स्ट्रांगली किया हुआ है। तो मेरा कहने का पॉइंट ये था, बेसिक पॉइंट। आई एम नॉट टॉकिंग गेटिंग इनटू पॉलिटिकल डिस्कशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट बच्चा लोग जो मेरा इकोनॉमिक डिस्कशन था उसमें ये था कि चाइना नेपाल में बाकी देशों में अगर रोड बना पा रहा है, ये सब बाकी हरकतें कर पा रहा है उटपटांग, इवन कोरोना से बाहर निकलने के बाद भी
पहले उसने ये सारे काम वापस चालू कर दिया अपने, केम बैक टू इट्स नॉर्मल कोर्स और नॉर्मल अप्रोच पे वो रेज्यूम कर लिया उसने खुद को। तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर इतना कैसे वो कर पाता है, तो बेसिक रीजन उसका है इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। इकोनॉमी में बड़े लेवल पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, काफी जगहों पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि जब मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इट्स मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स जनरली, राइट। दैट इज आप लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिशिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब आपके पास कितना फॉरेन करेंसी है, शॉर्टेज है, उसका हिसाब किताब होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की गड़बड़, एफडीआई वगैरह करना, कितना लिमिट लाना, एंड XYZ चीजें। आपने भी लेटेस्ट न्यूज देखा रहेगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी आंटी हैं, यस निर्मला आंटी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बार बजट नहीं मतलब इस बार के अनाउंसमेंट में उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया कि डिफेंस के अंदर जो एफडीआई था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, जो 49% तक रिस्ट्रिक्टेड था, कि बाहर से कोई भी इंसान आके अगर यहाँ पर कंपनी खोलेगा और वो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट बनाता है, तो उस कंपनी में वो बाहर वाला पर्सन 49% ही कैपिटल सब्सक्राइब कर सकता था। इसका मतलब था कि हमारे यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में एफडीआई 49% ही अलाउड था। अभी जो कोरोना की वजह से इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, स्टिमुलस देने के लिए उसको बढ़ाकर 74% किया गया, तो एफडीआई हमने स्ट्रॉन्ग किया। ये सारी जो डिस्कशन है, ये सारे डिबेट मैक्रो लेवल के हैं। इन सब मैक्रो लेवल का डिस्कशन करने से पहले हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमारी एक इकोनॉमी में बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, जो माइक्रो लेवल से शुरू होते हैं और जुड़ते हैं मैक्रो लेवल पे जाकर। तो ये चैप्टर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम ये देखने वाले बच्चा लोग कि माइक्रो लेवल पे म्हणजे स्मॉल लेवल पे ऐसे क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं मैक्रो लेवल को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये डिस्कशन माइक्रो मैक्रो दोनों के रिस्पेक्ट में होगा। मैं एग्जांपल्स देते वक्त जनरली मैक्रो वाले ज्यादा एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि उसमें देने के लिए बहुत ज्यादा है एग्जांपल्स। मैं आपके पहले ही कह चुका हूं कि माइक्रो इज मोर ओवर अ साइकोलॉजी वाला पार्ट विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इजंट इट सो। तो वो बहुत ही ज्यादा आपका पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट हो जाता है, दैट इज माइक्रो। तो माइक्रो के एग्जांपल्स मैं आपको ज्यादा दूंगा टेक्निकली, राइट। तो आपको स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कुछ दिया हुआ है, स्टार्ट कर दें फटाक से, चले आ जाए। तो आप अगर देखेंगे स्टार्टिंग के पैराग्राफ के अंदर, तो आपको दिखने को मिलेगा क्या बोला है, एज मेंशन्ड इन द लास्ट यूनिट। अच्छा, लास्ट यूनिट तो हमको याद नहीं है, जाने दे, बट फिलहाल के लिए विदाउट एक्सेप्शंस, राइट, इन ऑल कंट्रीज विदाउट एक्सेप्शन फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। मैं वही कह चुका हूँ, यूएसए हो, चाइना हो, हम हो, हमारे बाजू के पड़ोसी गरीब देश हो, कोई भी देश हो जाए, हर एक स्ट्रॉन्ग से लेके वीक कंट्री तक, डेवलप्ड से लेके डेवलपिंग कंट्री तक, कोई भी कंट्री आप ले लो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल कहीं पे भी चले जाओ, आपको पता चलेगा हर एक कंट्री एक प्रॉब्लम से जूझ रही है, लड़ रही है, दैट इज स्कैरसिटी। हमने पिछले यूनिट में पढ़ा हुआ है कि रिसोर्सेस हमेशा हमारे पास लिमिटेड है, स्कार्स है, और हमारी वांट्स, लालची इंसान, तेरी वांट क्या है, अनलिमिटेड है। देयर रिसोर्सेस, दैट इज जो हम जिसको बोलते हैं कि नेचुरल प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, मैन मेड कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, मनी, टाइम एक्सेट्रा। इनमें से काफी शब्दों पे हम इसी यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ रिसोर्सेस, तो आपको समझ में आना चाहिए रिसोर्सेस मतलब पैसा सिर्फ नहीं होता बेटा, रिसोर्सेस मतलब टाइम भी होता है। तो उन्होंने देख आखिरी 2 पॉइंट बोले, मनी और टाइम, ये तेरा रिसोर्सेस है। फिर नेचुरल प्रोडक्टिव रिसोर्स, आपको होता है नेचुरल रिसोर्सेस, आपके पास कितनी फर्टाइल सॉइल है, कौन से मिनरल्स हैं, ऑयल है, तेल का कुआं है, नेचुरल गैस है, नहीं है, ये सारी चीजें किसकी पार्ट बन जाती है बेटा, नेचुरल रिसोर्सेस। फिर मैन मेड कैपिटल गुड्स पे मैं, और कंज्यूमर गुड, ये 2 पॉइंट पे मैं थोड़ा आगे डिस्कशन करूंगा। टू सम अप, ये सारी चीजों को अपन क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। हम क्या बोलते हैं इसको, रिसोर्सेस। ये रिसोर्सेस क्या, देख ब्रैकेट के बाहर लिखा है, आर लिमिटेड, एंड दी पहला प्रॉब्लम ये लिमिटेड है, एंड दूसरा दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। आपके रिसोर्सेस के मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे मनी, हमने पहले यूनिट में भी पढ़ा था, आपको बोला था आपके पास 500 रुपए आपको बर्थडे गिफ्ट मिला था, बर्थडे गिफ्ट याद है क्या, और उस 500 रुपए में आपके सामने 1000 रुपए मिले थे, उसमें आपको इतनी सारी दुविधाएं थी, सॉरी 1000 रुपए थे शायद, राइट, आपको इतनी सारी दुविधाएं थी उसके अंदर कि भाई मैं क्या करूं उससे, पार्टी करूं, खुद के लिए कपड़े लूं, बुक्स नहीं है, ऐसा थोड़ी कोई करता है पागल, हाँ, बुक्स लेने का भी वो ऑप्शन था, बट वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो छोड़ दे। तो आपको पता है पहली चीज तो लिमिटेड, पैसे तेरे पास बेटा लिमिटेड है उस एग्जांपल के हिसाब से, और अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं तेरे पास, तो XYZ ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। For example, coal can be used as a fuel for the production of the industrial goods. It can be used for running trains.
या फिर डोमेस्टिक कुकिंग पर्पस के लिए यूज सकता है और फॉर मेनी अदर पर्पसेस, इजंट इट सो? इसलिए तो अपन देखो अल्टरनेटिव सोर्सेस के ऊपर जाते हैं। पहले आपको पता होगा ट्रेन हमेशा कोल बेस्ड चलती थी, अपनी पुराने इंजन छुक छुक गाड़ी, राइट, कोल बेस्ड होती थी। फॉरेन कंट्रीज में ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट ही फॉरेन कंट्रीज से आया हुआ है, इंजन का कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे रेल ट्रेन लेकर आए थे पहले, तो ये दे ऑल वर्कड ऑन कोल बेसिकली। पर फिर उनको पता चला कोल के रिसोर्सेज लिमिटेड है, पहली चीज कोल लिमिटेड है, दूसरी चीज ट्रेन किसी और अल्टरनेटिव एनर्जी पे चल सकती है, इसलिए फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक इंजिन्स ने रिप्लेस कर दिया और आज इंडिया 90% प्लस एरियाज में जो हमारी ट्रेन चलती है दे आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉट ऑन कोल। तो आपको समझ में आ गया क्या अल्टरनेटिव यूजेस थे। सिमिलरली द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब पैसों की अगर हम बात करें तो can be used for many purposes. If resources were unlimited, people would be able to satisfy all their wants and there would be no economic problem. हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जरूर हो जाते, लोग पागल हो जाते अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो, बट इकोनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से बात करें तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। Alternatively, if a resources has only one single use, then also the economic problem would not arise. तो resources are limited, ये सोचना भी आधी बात है, सिर्फ resources limited ऐसा नहीं बनना, resources के alternative uses भी है, ये दोनों हमारे लिए, ये दोनों problems हमारे लिए मिलजुल कर बहुत बड़ी परेशानियां क्रिएट करती हैं in an economy, isn't it so? Every economic system, आगे सब लोग, एवरी इकोनॉमिक सिस्टम बीट कैपिटलाइज सोशलिस्ट और मिक्स्ड, ये नाम सुना रहेगा आपने बचपन में हिस्ट्री में। एक इकोनॉमी जो होती है वो सोशलिस्ट होती है, कैपिटलिस्ट होती है, और एक इन दोनों का हाइब्रिड कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। पता है बेटा, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट में हम चर्चा करेंगे, वो आगे है डिटेल में पूरा, but has to deal with the central problem of scarcity of resources relative to the wants for them. Scarcity of resources, want unlimited, वही जो पिछले यूनिट में पढ़ा है। This is generally called as CEP। बोल जल्दी, CEP का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम इसे क्या कहेंगे? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब ओवरऑल ये माइक्रो पे भी है, मैक्रो पे भी है, डेवलप्ड में भी है, डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड में भी है, हर एक जगह पे ये प्रॉब्लम मिलेगा, इसलिए हमने इसको जनरल नाम दे दिया सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ये, और ऑब्वियसली इकोनॉमिक नेचर के। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक प्रॉब्लम। बेटा ये देखिए, यही मेन है, मतलब आपका सिलेबस जिनको एग्जाम ओरिएंटेड सोचना उनके लिए एग्जाम में यही चीजों के ऊपर एमसीक्यू ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी होती है। बेटा जो तेरे 4 प्रॉब्लम्स है, 4 प्रॉब्लम्स सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देख पढ़ फटाक से 4 क्या है। पहला, आराम से, काफी अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो मैं आपको सीक्वेंस लॉजिकली समझाता हूँ कैसे याद रहता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, पहला क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब आखिर तू प्रोड्यूस क्या करेगा। देखो इकोनॉमी में हर एक चीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी की हर एक एरिया कनेक्टेड है प्रोडक्शन से। आई रिपीट, कोई भी इकोनॉमी के अंदर हर एक एक्टिविटी का जो न्यूक्लियस है, सुना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस साइंस में पढ़ा रहेगा आप लोगों ने, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते थे, राइट, कुछ याद आ रहा है? तो उसका जो न्यूक्लियस है, बेस है हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो प्रोडक्शन है। तो अगर आप इकोनॉमी को पकड़ लो, पूरा इलेक्ट्रॉन जैसे सर्कुलेट हो रहे हैं आगे, बट हर एटम का जो बेसिक न्यूक्लियस अंदर का, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जहां पे होते हैं आपके, वो जो बेसिक न्यूक्लियस है, वैसे इकोनॉमी में जैसे इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूमते थे एटम में, वैसे इकोनॉमी में सारी चीजें आजू बाजू घूमते हैं, और जो बेसिक न्यूक्लियस है वो प्रोडक्शन है। तो अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो आपका एटम का डायग्राम, तो बीच में प्रोडक्शन है और हर एक एक्टिविटी उसके आजू बाजू घूमती है। तो तेरे को अगर तेरी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो तेरे को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बट 2 मिनट पॉज ले यहाँ पर बेटा, आगे बढ़ने से पहले तेरे को एक चीज की समझ क्लियर कट होनी चाहिए। मैं जब कभी वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रोडक्शन, तो तेरे को पहले ये समझना है प्रोडक्शन म्हणजे क्या। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो टर्मिनोलॉजी है, जो आपकी ग्लॉसरी है, जो शब्द हैं, वो इकोनॉमी में यूज होने वाले टर्म और सेम टर्म आपको शायद अकाउंट्स या किसी और सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, बट उनका मीनिंग, उनका डेफिनेशन ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। तो टर्मिनोलॉजीज पे बहुत ज्यादा बेटा ध्यान देना इधर। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब मैं बोलूं प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन म्हणजे क्या? तो पहले प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चर करना, गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे दोनों आता है। जैसे अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपको नहीं पता मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, आई एम मैन्युफैक्चरर। देखो प्रोड्यूस किया, देख 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 प्रोड्यूस किया, देखा तूने, पकड़, अरे पकड़, ये देखिए फेंका, ये ले पकड़, अरे मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर? एजुकेशन, आई एम गिविंग अ काइंड ऑफ अ नॉलेज, राइट। हम
एज ए टीचर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब मैं अपनी टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूं, तो आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज. ऑब्वियसली सर्विसेज आर इनटैंजिबल्स, गुड्स आर यूजुअली टैंजिबल्स, इजंट इट सो? तो यूजुअली बोल रहा हूँ, गुड्स में इंटेंजिबल चीजें भी आ जाती है, जैसे आपके ये वाले कौन से पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स को भी कुछ जगहों पे गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है. इसको अपन लॉ में जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा बोलते हैं अपन उसको प्यार से, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है अपने लॉ में, सोगा सोगा पढ़ेंगे तो उससे अपन इसको रिलेट करेंगे बेटा. तो गुड्स में अगर मैं बोलूं तो गुड्स इंक्लूड्स टैंजिबल इंटेंजिबल बोथ, बट सर्विसेज आर ऑब्वियसली इंटेंजिबल. So in economics, whenever I use the term production, it means I am talking about in services or goods both. तो पहला सवाल आके खड़ा रहा, वापस आते इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे, आखिर करें तो करें क्या? मतलब आखिर करें तो करें क्या ना, आखिर क्या करें? तो क्या करना है आपको? प्रोडक्शन करना है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करना है. पर प्रोडक्शन में अभी यहाँ से तेरे मेन सवाल शुरू होते हैं. प्रोडक्शन में पहला सवाल क्या आता है? व्हाट टू प्रोड्यूस. प्रोड्यूस करूँ तो क्या प्रोड्यूस करूँ, राइट? तो भाई मैंने क्या प्रोड्यूस करना, उसके ऊपर आगे डिटेल में पैराग्राफ आएगा. तो अपना मेन मुद्दा ये कि भाई गन प्रोड्यूस करो. कम ऑन यार, हर जगह पे पड़ोसी देश का नाम नहीं लेने का. अरे एग्जांपल दिया, गन प्रोड्यूस करूं, गन, या फिर फूड प्रोड्यूस करूं. भाई हम खेतों में, फार्म में अनाज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या अपने जो रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज करके गन प्रोड्यूस करना चाहते हैं. देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, हेडिंग क्या है? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं. देख बेटा, जिंदगी में बेटा प्रॉब्लम कहां पर आता है? जब तेरे पास चॉइसेस होती हैं. मेरा पॉइंट समझ बेटा, जिंदगी में प्रॉब्लम तभी चाहता है जब चॉइस आती है, चॉइस होती है, चॉइस, राइट? जब आपकी जिंदगी में चॉइस होता है, राइट? व्हेन यू गो टू एन फॉर एग्जांपल अ रेस्टोरेंट, आप फ्रूट जूस पीने के लिए गए समझो, तो आपके पास ऑप्शन है, भाई मौसम्बी पीना है, एप्पल जूस पीना है. तो मेन्यू कार्ड में जब 4-5 जूस आते तो यू कीप ऑन वंडरिंग कि मैं ये ऑर्डर करूँ कि वो ऑर्डर करूँ. लाइफ में जब अल्टरनेटिव्स होते हैं तो प्रॉब्लम आती है चॉइस मेकिंग की, कि भाई ये सिलेक्ट करूँ कि वो सिलेक्ट करूँ. बट जहाँ पे लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब जहाँ पे अल्टरनेटिव्स ही नहीं, वहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको लाइफ में. जैसे आप 10th पास हुए तो आपको प्रॉब्लम आया था कि साइंस करें कि कॉमर्स करें, तो ऑप्शन था आर्ट्स जाएं, साइंस करें, कॉमर्स करें. हाँ आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया, बट उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉमर्स करने के बाद थिंक कॉमर्स, थिंक JJCA, वहां पे कोई अल्टरनेटिव. खैर चल, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट. सो आप लोगों को लाइफ में जब अल्टरनेटिव्स रहेंगी तो प्रॉब्लम आएंगे. सो उसी तरह यहाँ पर बोला गया व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट? व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब आखिर क्या प्रोड्यूस करें. लाइफ कुड हैव बीन सिंपल अगर हमारे रिसोर्सेस एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के काम आते, बट हमने जैसे पढ़ा कि हमारे रिसोर्सेस अनलिमिटेड तो नहीं है, लिमिटेड है, स्कार्स है, पहली बात. दूसरा प्रॉब्लम उनका अल्टरनेटिव यूजेस है. तो आप रिसोर्सेस को यूज करके अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो. रिसोर्सेस में समझो आपका मनी आ गया, मैन आ गया, लोग आ गए. समझो आपके पास 100 लेबर है और 1 लाख रुपए. अब मैं बोलता हूँ कुछ तो प्रोड्यूस करो इससे, तो आप इनको लेकर शायद वो 1 लाख रुपए लेकर और 100 लेबर को लेकर मे बी आप शायद खेतों में काम करके अनाज, ग्रेन ग्रो कर सकते हो, या वही लेबर को लेकर और वही पैसों को लेकर शायद आप गन्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री भी डाल सकते हो. तो आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, इसलिए प्रॉब्लम आगे खड़ा रहता है कि आखिर प्रोड्यूस करें तो करें क्या. व्हाट टू प्रोड्यूस. दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस. चलो तुमने डिसाइड कर लिया, जैसे हमारे पड़ोसी ने डिसाइड कर लिया गन प्रोड्यूस करना है. अरे चलो जो भी डिसाइड किया, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमको ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है. तो पहले प्रॉब्लम का या पहले क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया, चलो हमने प्रोड्यूस ये XYZ प्रोडक्ट करना है. दूसरा सवाल आता है, चलो पहले सवाल का आंसर आ गया, दूसरा सवाल आता है आप प्रोड्यूस कैसे करें, हाउ टू प्रोड्यूस. पहले व्हाट टू प्रोड्यूस था, दूसरा था हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करें, मशीन यूज करें कि नहीं करें वगैरह. इनमें मैं डिटेल में आऊंगा, नीचे है पैरा. तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस. मेरा टारगेट कौन है, कौन सा कंज्यूमर है. क्या ये प्रोडक्ट मैं यंगस्टर्स को बेचना चाहता हूँ, क्या ये प्रोडक्ट इन्फांट्स के लिए है, क्या ये प्रोडक्ट टीनेजर्स के लिए, यंगस्टर्स वाला टीनेजर्स आ गए, या चिल्ड्रन के लिए, छोटे वाले बच्चों के लिए, या एडल्ट वाले हैं, या फिर कहीं पर अपने एजेड लोग हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, या रिच के लिए है, पुअर के लिए, मिडिल क्लास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किसके लिए, वो अपने को समझना होता है. तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला प्रॉब्लम क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे. फिर वो समझ में आ गया तो फिर अगला सवाल आता है हाउ टू प्रोड्यूस. तीसरा सवाल आता है फिर वो समझ गया हाउ और हुम टू प्रोड्यूस. और चौथा प्रॉब्लम है व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. इसको मैं प्यार से बोलूंगा, सिंपल भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में बोलूंगा, बॉस कितना रिजर्व क्रिएट करना है बता. रिजर्व पता है कितना रिजर्व, उधर अकाउंट्स की भाषा वाला रिजर्व. व्हाट प्रोविजन टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है बॉस रिजर्व कितना क्रिएट करना है.
राइट, इसको करेंगे अपन डिटेल में। ऐसे उन्होंने अच्छा सा ऐसा सर्कल वर्कल टाइप ट्री डायग्राम दिया। आ जाओ पॉइंट में, आ जाओ पढ़े चले। पहला सवाल, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो जैसे हमने बात किया, गन बनाए या ग्रेन ग्रो करें। अब मैं तेरे को सिंपल सा पॉइंट समझाता हूँ, 2 मिनट समझ। व्हाट टू प्रोड्यूस में मेन सवाल है तेरा, कैपिटल गुड्स बनाना है कि कंज्यूमर गुड्स बनाना है। रिपीट, सवाल है कैपिटल गुड्स बनाना है कंज्यूमर। अभी जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ बेटा, एकदम दिल थाम के बैठे, बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है, क्योंकि आगे आने वाले हर चैप्टर में ये चीज काम आने वाली है। पहले ये टर्म को, ये शब्द को अपने मन में साफ कर ले, कैपिटल गुड्स म्हणजे क्या एंड कंज्यूमर गुड्स म्हणजे क्या। मुन्ना, कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं तेरे, सुनना, कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं तेरे जो गुड्स हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेंगे। रिपीट, इकोनॉमिक्स कैपिटल गुड्स उन्हें कहता है जो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेंगे। मतलब कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोड्यूसिंग समथिंग, and consumer goods are those goods which are consumed for personal consumption, which are not going to be further utilized for या utilized in any production process। आराम से समझ, आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, नहीं इतना लाइटली नहीं ले, सुन, हाँ तू ध्यान नहीं दे रहा, सुन, इतना लाइटली मत ले, समझ। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो तू क्या करता है, क्यों प्रोड्यूस करता है। कैपिटल गुड्स वापस आते हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो किस लिए यूज होते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग इन फ्यूचर अगेन, जिससे तू प्रोडक्शन आगे करेगा। और कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिनको तू टेक्निकली डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे यूटिलाइज नहीं होता है। काफी बार बच्चे इसको मिसकंसेप्शन समझते, कंफ्यूज करते हैं विद फिक्स्ड एसेट्स। काफी बार लोगों के मन में आता है कि कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स। पार्शली ट्रू भी है ये पॉइंट, बट दिस इज नॉट 100% करेक्ट। कैपिटल गुड्स इज नॉट नेसेसरीली फिक्स्ड एसेट्स। मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि आपके जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, आई होप आपको फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट्स में डेफिनेशन पता है, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स होते थे, व्हीकल्स, जिसका डेफिनेशन होता था ये हम यूज करेंगे हमारे बिजनेस में, फिक्स्ड एसेट्स। याद आ रहा है, डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा रहेगा तो उसमें पूरा डेफिनेशन दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पीपीई का, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब जिसको हम पीपीई कहते हैं आज की नई भाषा में। तो आपने, हाँ मतलब पीपी मतलब वो डॉक्टर वाले पीपी नहीं, अपना पीपी अलग है, कॉमर्स वाले अपने सी वाले पीपी अलग समझते, राइट। हाँ, आजकल कैसे ज्यादा न्यूज देख रहे रहोगे ना, तो वो पीपी सोना की लगेज वही पीपी याद आता है, हाँ, मेडिकल किट्स वाले नहीं। तो अपना पीपी अलग है, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मुद्दे पे आता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में पीपी का डेफिनेशन दिया है, जिसमें जनरल क्रक्स ये निकल कर आता है कि अगर मैं कोई चीज खरीदता हूँ जिसको मैं आगे बेचने वाला नहीं हूँ, मैं उसको यूज करूंगा फॉर माई बिजनेस, इट इज सेड टू बी पीपी, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। इकोनॉमिक्स की भाषा में कैपिटल गुड्स के अंदर क्या फिक्स्ड एसेट्स आते हैं? द आंसर इज यस। ऑल पीपीई can be said to be capital goods, but all capital goods are not supposed to be PPE. All capital goods are not supposed to be PPE. सारे capital goods को मैं PPE मतलब fixed assets नहीं कह सकता। क्यों? समझे, डेफिनेशन यूज के ऊपर नहीं, डेफिनेशन सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इधर कैपिटल गुड्स का, कैपिटल गुड्स इकोनॉमिक्स कहता है कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जो आप आगे प्रोडक्शन के लिए यूज करोगे। नाउ दिस इज वेरी सब्जेक्टिव बेटा, ये बहुत ही जबरदस्त का डिफरेंशिएशन आ गया। 2 मिनट समझ आराम से। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि काफी सारे फिक्स एसेट्स भी पीपीई मतलब जो होते हैं वो इधर उधर जा सकते हैं। एग्जांपल, मैंने मशीनरी खरीदी, क्या मशीनरी मेरा कैपिटल गुड्स? अकाउंट छोड़ दो 2 मिनट के लिए, इकोनॉमिक्स है, कैपिटल गुड्स है, यस, क्योंकि वो मशीनरी से मैं आगे प्रोडक्शन करूंगा। अब वहां पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया बेटा, मैं देखो इसलिए एक एक बोल रहा हूं, पहले ही बोल दिया प्रोडक्शन बोलो मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आया, ये पहले ही क्लियर कर ले। तो मैंने मशीनरी खरीदी, यस। फर्नीचर बोलूं, यस, मेरे प्रोडक्शन पर्पस मतलब बिजनेस में यूज करेंगे अपन वो फर्नीचर को, तो उससे अपन बेनिफिट्स गेन करेंगे। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरे क्लासरूम में फर्नीचर है, तो फर्नीचर है, बेंचेस है, टेबल है, यस, वो मेरे लिए एक तरीके का इंपॉर्टेंट एसेट है। मैं आपको थोड़ी नीचे मांडी डाल के बिठा सकता हूँ, अब बैठोगे थोड़ी, अरे। तो टेक्निकली फिक्स एसेट्स जिसको आप कहते थे, यहाँ पे 2 मिनट कैपिटल गुड्स पे आता है। अपन कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जिसको आप यूज करोगे, यूज से ज्यादा आप जिसको कंज्यूम या यूज करके प्रोडक्शन करोगे कहीं पर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, सीबीएसई लेवल पे बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मैंने मार्कर पेन खरीदा, मैंने मार्कर पेन खरीदा, अ टीचर बॉट अ चॉक और अ मार्कर पेन, whether it's a capital goods or consumer good, answer it is capital goods।
क्योंकि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके लिए सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं, और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए अगर मैं मार्कर पेन यूज कर रहा हूं, ऑब्वियसली अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो मार्कर पेन भी कैपिटल गुड्स है, क्योंकि उसको यूज करके ही मैं आपको सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं। आ रहा है कुछ समझ में? तो आप वो उधर का डेफिनेशन क्या होता था, अकाउंट्स में आप वैल्यू वाइज देखते थे, लाखों की मशीनरी मतलब फिक्स एसेट हो गया। इधर ऐसा नहीं, कैपिटल गुड्स मतलब कोई भी प्रोडक्ट जिसको यूज करके आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे तो कैपिटल गुड्स बन गया। समझ में आ रहा है? तो मार्कर पेन एक कैपिटल गुड्स हो गया। जैसे मैंने मोटर कार ली, पर मैंने वो मोटर कार लेकर उसको ओला उबर जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में यूज करना चालू किया, तो देन दैट मोटर कार बिकम्स कैपिटल गुड्स। बट अगर मैंने मोटर कार ली मेरे पर्सनल के लिए यूज के लिए, दैट मोटर कार इज अ कंज्यूमर गुड, इट्स नॉट अ कैपिटल गुड्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए आप देखते हो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन अलग देता है। आपने देखा रहेगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ी रहेंगे उनको येलो कलर का नंबर प्लेट आता है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग रहता है, उनका डाटा अलग रखा जाता है, क्योंकि पता है ये गाड़ियां आगे बिजनेस के लिए यूज होने वाली है। और जो आप प्राइवेट पासिंग की गाड़ियां बोलते हो उसको ट्रांसपोर्ट पासिंग या बिजनेस पासिंग बोला जाता है, जहां पे येलो कलर की नंबर प्लेट्स होती है। और अपनी जो नॉर्मल नंबर प्लेट्स होती है व्हाइट वाली वगैरह, जिसके ऊपर आप अलग अलग फॉन्ट से अपना नंबर लिखते हो, दैट बिकम्स योर प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट पासिंग होती है, दे बिकम्स द कंज्यूमर। तो मोटर कार भी कंज्यूमर गुड्स बन सकते हैं अगर वो तू क्या कर रहा है उसको आगे बिजनेस में यूज नहीं करेगा, उसको अपने लिए यूज करेगा। बढ़ू आगे। तो यहां पर कह रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस का सिंपल सादा कंफ्यूजन यही है कि किसी भी इकोनॉमी ने कैपिटल गुड्स बनाने का या कंज्यूमर गुड्स बनाने का। देख क्या बोला है, since the resources are limited, every society has to decide which goods and services should be produced, or second point, and how many units of each goods or services should be produced. काफी बार आप मिक्स क्रिएट करते हो, मतलब गन भी बनाओगे थोड़ा और ग्रेन भी ग्रो करोगे, isn't it so? मे बी आप थोड़े कैपिटल गुड्स भी बनाओगे, थोड़े कंज्यूमर गुड्स भी बनाओगे। तो आपको पहले तो व्हाट टू प्रोड्यूस में दो प्रोडक्ट्स को आप ये नहीं कर सकते कि भाई एक ही बनाओ और दूसरा इग्नोर कर दो कंप्लीटली, नहीं चल सकता, आपको सब प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट अगेन फिर इसलिए दूसरा सवाल आगे खड़ा रहता है, हाउ मेनी क्वांटिटी, व्हाट यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे। अरे समझ में देखो, एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड वेदर मोर गन्स शुड बी प्रोड्यूस और मोर बटर शुड बी प्रोड्यूस। एग्जांपल इस इन्होंने ऐसे नहीं बोला वेदर गन शुड बी प्रोड्यूस और बटर, बोले मोर गन या मोर बटर, दोनों प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, बट ज्यादा कौन सा, किसकी कितनी क्वांटिटी वो डिसाइड करनी पड़ती है। और वेदर मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट्स, डैम्स वगैरह एक्सेट्रा शाल बी प्रोड्यूस्ड, विल बी प्रोड्यूस्ड, और मोर कंज्यूमर गुड्स सच एज सेल फोन्स विल बी प्रोड्यूस्ड। अब सेलफोन पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स बन गया, बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो तो कैपिटल गुड्स बन गया। डन। ऑब्वियसली मोबाइल फोन का डेटाबेस अलग अलग नहीं हो सकता, व्हीकल्स में गवर्नमेंट अलग अलग डेटा कर लेता है, यहाँ पर गवर्नमेंट का डेटा अलग अलग नहीं रहेगा कि कौन से कैपिटल कौन से कंज्यूमर है। नॉट ओनली द सोसाइटी, आगे सब लोग है पक्का, not only the society has to decide about what goods are to be produced, it also has also to decide in what quantities each of these goods would be produced. In a nutshell, a society must decide how much wheat, how much how many hospitals, how many schools, how many machines, how many meters of cloth etc have to be produced. ये एक सोसाइटी को, एक समाज को डिसाइड करना पड़ता है। समाज इन द सेंस अल्टीमेटली गवर्नमेंट डिसाइड करता है, क्योंकि उन्होंने हम मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं तो हमने उनको पावर दी है। पर नॉर्मली एक समाज को, एक सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें आखिर क्या प्रोड्यूस करना है। डन। तो पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। आगे हाउ टू प्रोड्यूस का सवाल का जवाब बहुत आसान है, दो वर्ड देता हूं मैं आपको, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करना या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब वो टेक्निक होता है वेयर मोर मशीन्स आर यूज्ड एंड लेसर मेन आर यूज्ड। अब एक चीज समझे, ऐसा अगर मैं प्रोडक्शन करने का डिसीजन ले रहा हूं तो प्रोडक्शन करते हुए क्या मैंने मशीन्स ज्यादा यूज करने के या लोग ज्यादा यूज करें। अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहा हूं जहां पे पैसा ज्यादा लगा सकता हूं मैं, तो ज्यादा मशीन्स खरीदूंगा ताकि इंसान उतने कम लगेंगे मुझे। ऑब्वियसली 100% मशीन पे कभी कोई काम नहीं हो सकता, ह्यूमन इंटरवेंशन लगता ही चाहिए, राइट। तो मैं ज्यादा मशीन खरीदूं और लेस मैन लूं तो इसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोलेंगे। या जहां पर मैं ज्यादा लोगों को काम पे लगाऊं और कम मशीन्स खरीदूं, मतलब मशीन्स का यूजेज करूं, उसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स कहा जाता है। यूजुअली आप देखोगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा, यूएसए वगैरह, दे गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्यों? पहली बात उनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है तो उनका लोगों की ऑलरेडी कमी है और पैसा है तो वो मशीन्स खरीद सकते हैं। इसलिए आप देखोगे यूएस वगैरह में काफी काम ऑटोमेटेड मशीन से किया जाता है, इंसान कम, मतलब इंसानों का यूज, जैसे वैक्यूम, छोटी बात करूं, घर घर वैक्यूम क्लीनर वगैरह का यूजेज वहां पे ज्यादा है।
अपने यहाँ पे अपने को मेड्स मिल जाते हैं, सर्वेंट्स मिल जाते हैं, वहां पर नहीं होते मेड्स इतने इजीली अवेलेबल, और रहेंगे तो भी उनका एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है। तो अब देखते हो वहाँ पे लोग पेंट भी अपने हाथों से करते हैं, छोटा छोटा काम खुद ही करते हैं। इवन जो आप गाड़ी वॉशिंग के लिए आज यहाँ पर किसी आदमी से धुलवाते रहोगे, वहां पे वो नहीं, खुद मशीन से धोने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग कम है और पैसा ज्यादा है। तो ऐसी इकोनॉमीज हमेशा क्या करेंगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स प्रेफर करेंगी। कॉन्ट्ररली अगर आप इंडिया की सिचुएशन देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पैसे कंपैरेटिवली कम है, तो लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को बहुत जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी हैंडलूम इंडस्ट्रीज, हाथ से काम करने वाली इंडस्ट्रीज आपको ज्यादा पाई जाएंगी। हम लोग लेबर इंटेंसिव ज्यादा फॉलो करते हैं। बढ़ू आगे, तो ये हाउ टू प्रोड्यूस, देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल कॉटन क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस, कपड़ा कैसे बनाया जा सकता है, यूजिंग हैंडलूम्स, पावर लूम्स और ऑटोमेटेड लूम्स। हैंडलूम्स मतलब हाथ से वो कॉटन को गिनिंग करके उसका कपड़ा बनाया जाता है। आपके पावर लूम्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, बट उस पर इंसान लगता है, और ऑटोमेटेड वाला सब कुछ ऑटोमेटिक करता है। तो कौन से लूम्स आप लोगे? प्रोडक्शन विथ हैंडलूम्स इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मोर लेबर, एंड प्रोडक्शन विद द ऑटोमेटिक लूम्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ मोर क्या, machine and capital. A society has to decide whether it will produce cotton cloth using labor intensive techniques or capital intensive techniques. Likewise, for all goods and services, it has to decide whether to use labor intensive or capital intensive techniques. Obviously, the choice would depend on the availability of different factors of production, that is labor and capital. तुम्हारे पास कौन सा फैक्टर ज्यादा अवेलेबल है, उस पर आप डिसाइड करेंगे। एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस, अवेलेबल कितना और कितना प्राइसेस है, मतलब क्या महंगा है। जैसे हमारे यहाँ पे लेबर सस्ता है, मशीन महंगे है। वही जैसे आप देखते हो बहुत ज्यादा आपने देखा रहेगा, आउटसोर्सिंग जब हुआ, यूएस की जितनी भी कंपनीज हैं, मेजर यूएस कंपनीज हैं, जब आउटसोर्स किया अपने काम, तो इंडिया और चाइना में किया आउटसोर्स, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ता है, देयर प्राइसेस आर लेसर एज कम्पेयर टू देयर यूएस कंट्रीज, राइट। इन दी सोसाइटीज इंटरेस्ट, it is in the society's interest to use those techniques of production that make the best use of available resources. तो वो सोसाइटी के रिसोर्सेज अच्छी यूज होने चाहिए। तीसरा है फॉर whom to produce. Another important decision which society has to take for whom it should produce. A society cannot satisfy each and every want of all the people. भाई तुम हर एक जिद करोगे तो गवर्नमेंट या एक समाज, एक सोसाइटी के रिसोर्सेज इतने नहीं है कि तुम्हारे हर एक जिद, हर एक इंसान की हर एक जिद पूरी हो सके। Therefore, it has to decide on who would get how much of the total output of goods and services. That is, how the goods and services should be distributed among the members of the society. Distribution कैसा होना चाहिए, किस तरीके से goods हाथों तक लोगों के पहुंचने चाहिए. In other words, it has to decide about the share of different people in the national cake of goods and सर्विसेज। एग्जैक्टली, तुम केक का पीस कट करके किसको कितना दे रहे हो, किसको कितने गुड्स मिल रहे हैं, ये एक समझता है। सिंपल भाषा में बोलूं, जब आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिनका हाई होता है, दे स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो रहता है वो कम गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करते हैं। तो उनके हाथ में केक थोड़ा छोटा आता है, जो इकोनॉमी जितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। डन, पक्का। और चौथा सवाल सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, वापस बोल। पहला प्रॉब्लम क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, चौथा रिजर्व। रिजर्व मतलब व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देख मैं इसका करेक्ट समझाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मेरा फेवरेट है ये वाला, फ्रैंकली बोलो। ये पॉइंट में ये डिसाइड किया जाता है या ये डिस्कस किया जाता है कि जब आप इकोनॉमी की बात करते हो, इकोनॉमी में अगर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपको व्हाट टू प्रोड्यूस के बीच में कंफ्यूजन है, कैपिटल गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए, आप जो भी रिसोर्सेज यूज करके आउटपुट निकालोगे, राइट, आपको थोड़ा फ्यूचर का भी सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको सिंपल लाइन में कह दिया, रिजर्व्स, अपनी सादी सुधी भाषा में बात करें तो सेविंग्स। जैसे आप जितना कमाते हो, महीने की जितनी भी पापा मम्मी की इनकम रहेगी, आप पूरा नहीं स्पेंड करते हैं, आप थोड़ा बाजू में निकाल के रखते हो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में लग जाए इस डर के लिए, या फ्यूचर में आप ग्रो कर सको ज्यादा अच्छे से। फ्यूचर में ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी, आज आप कितना रिजर्व क्रिएट करते हो। पहला पॉइंट, आई रिपीट, फ्यूचर का ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा आज तुम कितना रिजर्व निकालते हो। जैसे हर महीने अगर आप आपकी इनकम में से थोड़ा अमाउंट बाजू में निकालते हो, एक साल बाद वो बड़ी अमाउंट हो जाएगी, उसको इन्वेस्ट करोगे तो आप उस पर और कमाते जाओगे, वो और मल्टीप्लाई होता जाएगा, और आपकी बढ़ती जाएगी इन्वेस्टमेंट, एसेट बढ़ती जाएंगे, और इनकम कमाते जाओगे। तो फ्यूचर की आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है हाउ मच रिजर्व यू आर क्रिएटिंग टुडे। पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, as much you create a reserve today, as much you create a reserve today, so much you compromise current consumption.
जितना आप आज रिजर्व क्रिएट करोगे उतना आप करंट कंजम्पशन को सैक्रिफाइस कर रहे हो, करंट कंजम्पशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अगर आपकी इनकम है 50,000 और अगर आप सिर्फ 40,000 ही स्पेंड कर रहे हो, 10,000 सेव कर रहे हो, बाजू में रिजर्व क्रिएट कर रहे हो 10,000 का, तो आप टेक्निकली आज अपना कंजम्पशन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। कमा 50,000 रहे हो, खर्च सिर्फ 40 रहे हो, तो आप आपका डिजायर्ड कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हो। यू आर अनेबल टू सेटिस्फाई योर वांट्स एंड एज मच यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग टूडे, कल जाके उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जितना आपने आज बचाया है वो आपको बदले में फायदा फ्यूचर में करके देगा, क्योंकि उतना आप रिजर्व बाजू में क्रिएट करोगे। तो आपको लगता है ये एक इंडिविजुअल का चॉइस रहता है, क्यों कितना, जैसे आप देखोगे शायद कुछ लोग होते होंगे जो लोगों की इनकम बहुत कम होती रहेगी बट दे स्पेंड अ लॉट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब वो सेव कुछ करते ही नहीं रहेंगे, इनकम बहुत कम होने के बावजूद वो स्पेंड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा इनकम ही अप्रोक्सीमेटली स्पेंड करते हैं। कॉन्ट्ररी आपको कुछ ऐसे लोग दिखेंगे जिनकी इनकम इतनी ज्यादा रहेगी बट वो लोग स्पेंड बहुत कम करते हैं, सेव ज्यादा करते हैं। तो इनकम ज्यादा होने के बाद मतलब वो लोग ज्यादा रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। तो रिजर्व क्रिएट करने का कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, वो आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बट फ्यूचर उनका स्ट्रांग हो रहा है। जो लोग आज पूरा स्पेंड कर देंगे, आज वो एंजॉय करेंगे, बट फ्यूचर में फिर एक रिस्क हमेशा अपने सिर पे रहेगा कि आपके पास रिजर्व नहीं है। तो ये आपका इंडिविजुअल चॉइस होता है कि एक समाज, एक सोसाइटी, इंडिविजुअल का अपना डिसीजन होता है कि उसको क्या करना है। समझ में आ रहा है? सो यही पॉइंट यहाँ पे समझाया गया है, बट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से a society would not like to use all its scarce resources for current consumption only। मतलब आज आप सारे रिसोर्सेज यूज करके मशीनरी प्रोड्यूस ही मत करो, सारा कुछ करंट कंजम्पशन पे खत्म कर दो, ऐसा कोई इकोनॉमी नहीं करेगी, क्योंकि इसके भारी भारी नुकसान हो सकते हैं। दिस इज बिकॉज इफ इट यूजेस ऑल द रिसोर्सेज for current consumption and no provision is made for future production, future के लिए कुछ resources बचा के नहीं रखे आज के डेट पे, society's production capacity would not increase। this implies that, मतलब this means that, मिला क्या, income और standard of living of the people would remain stagnant हो जाना मतलब stop हो जाना, अटक जाना, and in future the level of living may actually decline। therefore a society has to decide how much saving and investment, how much sacrifice of current consumption should be made for future progress। unfortunately इस हेडिंग को इन्होंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मैं आपको अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर समझो इकोनॉमी, पहले तो मैंने आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, इकोनॉमी के एंगल से समझाता हूँ। इकोनॉमी के पास आज कुछ रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस मतलब टाइम, मनी, ह्यूमन रिसोर्सेस, इंसान है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है। अगर हमें सारे रिसोर्सेस आज यूज कर दिए सिर्फ फॉर एग्जांपल मशीनरी प्रोड्यूस करने के लिए, मैं दोनों एक्सट्रीम एग्जांपल्स दे रहा हूं, मशीनरी प्रोड्यूस के, तो हमने पूरे साल भर में 100 मशीनरी प्रोड्यूस की अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करके, पर हमने कंज्यूमर गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं किए। हमने हमारे रिसोर्सेज सिर्फ कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी के लिए यूज किए। कंज्यूमर गुड्स मतलब समझे 2 मिनट के लिए मोबाइल फोन्स, तो हमें मोबाइल फोन बनाने वाली मशीन ही बनाई पूरे साल भर, बट उन मशीनों से मोबाइल फोन बनाई ही नहीं कहीं पर। तो हमने कैपिटल गुड्स ही बनाए, कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाए। लोगों की डिमांड ही पूरी नहीं होगी, आप लोगों के साथ गलत कर रहे हो। एज अ मैक्रो लेवल पे बात करूं तो समाज अपने लोगों के साथ गलत कर रहा है, क्योंकि उनकी चाह, उनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि आप पूरे रिसोर्सेस कैपिटल गुड्स पे डाल रहे हो। राइट? केस नंबर 2, आप पूरे रिसोर्सेस कंज्यूमर गुड्स पे डाल दो। आपके पास जितने रिसोर्सेस थे उसमें से एक आधी मशीन बना के सिर्फ मोबाइल ही मोबाइल प्रोड्यूस किया साल भर, आपने मोबाइल बनाने वाली नई मशीनरी ही नहीं बनाई, तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने लोगों की डिमांड बहुत अच्छे से पूरी की, बट फ्यूचर में जाके जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, समझो आपने 1 लाख मोबाइल बना लिए पूरे रिसोर्सेस को यूज करके, पर मोबाइल बनाने की मशीनरी ज्यादा नहीं बनाई, वो जितनी थी पुरानी वही रही, पहले जितनी मशीन थी उतनी रही। इस साल आपने नई मशीन ही नहीं बनाई मोबाइल बनाने की, पर आपने मोबाइल ही मोबाइल बनाया, सिर्फ पैसा टाइम सब उसमें यूटिलाइज किया, तो आप सबकी डिमांड तो आज की पूरी कर लोगे। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, आज आप मशीन्स नहीं बना रहे हो, तो अगर वो जितने मशीन्स एग्जिस्टिंग हैं उनसे अगर 1 लाख मोबाइल साल भर में बनते हैं, अगले साल भी 1 लाख ही बनेगा, उसके अगले साल भी 1 लाख ही बनेगा, बट पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा, आज आप शायद सबकी डिमांड पूरी कर रहे हो, कल कर रहे हो, बट आपका प्रोडक्शन स्टैग्नेंट हो गया, जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया था। पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है पर आपकी प्रोडक्शन का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहां ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ेगी बट सप्लाई नहीं बढ़ पाएगा, आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे, तो आपको मिडवे जाना पड़ता है। समझो आपने रिसोर्सेज यूज करके इस साल 20,000 मोबाइल प्रोड्यूस किए और शायद 50 मशीन्स प्रोड्यूस किए,
इससे क्या फायदा हुआ, एवरी ईयर आप लोगों की थोड़ी थोड़ी डिमांड भी पूरी करो और नई मशीनरी पूरी। तो पुरानी जितनी मशीन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करती थी उसमें इस साल और 50 मशीन ऐड हो गई। इससे क्या होने लग गया, अगले साल अगर आप साल में 20,000 मोबाइल फोन बना पा रहे थे, अगले साल शायद आप 30 बना पाओगे, क्योंकि आपने और मशीन ऐड की, उसके साल और मशीन ऐड की। इसमें और एक प्रॉब्लम होता है बेटा, जब मैंने वो एक्सट्रीम पॉइंट बताया जहां पे आप सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बना रहे थे, 1 लाख मोबाइल फोन बना रहे थे, उसमें ये हो सकता है कि जिन मशीनों से आपने अगर पूरे रिसोर्सेज यूज सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए किए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, जो मैंने आपको कहा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, बट आप 1-1 लाख ही प्रोड्यूस कर रहे हो। उसमें एक एडिशनल पॉइंट है बेटा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो मशीन पुरानी वॉर्न आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। और उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो आपने उसके रिप्लेसमेंट में तो कोई मशीन बनाई ही नहीं, और रिप्लेसमेंट में कोई मशीन बनाई ही नहीं, तो शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 1 लाख यूनिट भी प्रोड्यूस होने बंद हो जाएंगे। तो अगर आप मिडिल में रहते हो, बीच में रहते हो, जहां पे थोड़े रिसोर्सेस आप कैपिटल गुड्स के लिए यूज करते हो, जहां पे आप मशीन्स प्रोड्यूस कर रहे हो और थोड़े रिसोर्सेस से मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हो कंज्यूमर गुड्स, जिससे आज से कंज्यूमर की डिमांड भी पूरी कर रही है हो रही है और मशीन्स भी बना के रखे। ये मशीन्स दो पर्पस के लिए काम आएंगी, एक तो ग्रोथ के लिए काम आएगी, शायद अगले साल और यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर जितने प्रोड्यूस किए थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितनी मशीन्स थी इस साल उस मशीन्स में और एडिशन हुआ है। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब पुरानी मशीन्स वॉर्न आउट हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, उसकी लाइफ एंड हो जाएगी, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी आपने दूसरी मशीन्स बना ली है। तो प्रोडक्शन चल रहा है, उसकी वजह से आप उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस भी कर पा रहे हो, वो चेंज भी हो रहा है कहीं पर। आ रहा है कुछ समझ में? सो ये बहुत अच्छा था, ये पुरानी सीपीटी के मॉड्यूल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था, यहाँ पे उसको बहुत कट शॉर्ट किया गया इस प्रॉब्लम को। बट आई होप यू आर गेटिंग। वी शैल नाउ एग्जामिन द टर्म इकोनॉमिक सिस्टम। प्रॉब्लम समझ लिए, 4 प्रॉब्लम। अब हम इकोनॉमिक सिस्टम पे आते हैं। बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया है। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब आपने इसके एग्जांपल सुने, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो लोड ना लियो, अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। आपके स्कूल में था इसलिए सिर्फ बता रहा हूं आपको। पता है स्कूल में एक इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट भी था। अरे बेटा पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, मान ले, डिबेट मत कर, सोच मत, था तो उसमें ये चीजें आई हुई थी। हाँ सच्ची, भरोसा कर, राइट। तो बेटा आपका इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बोला जा रहा है, तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, ये सारी इकोनॉमिक सिस्टम्स होती हैं। पर अपन इनका डेफिनेशन देखते हैं फटाक से। वी शैल एग्जामिन द टर्म इकोनॉमिक सिस्टम। एंड इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ द अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट है, टोटल अरेंजमेंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी। एक समाज में गुड्स किस तरीके से प्रोड्यूस करें, अच्छे से समझ। एक समाज में गुड्स किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है और प्रोड्यूस किए गए गुड्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इस सिस्टम को कहा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। इन शॉर्ट आप देखोगे, मिला सबको, इट इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ टोटल डिवाइसेस विच गिव इफेक्ट टू इकोनॉमिक चॉइस। ऐसे डिवाइसेस है जिससे इकोनॉमिक चॉइस क्रिएट होता है कि आप किस तरीके से इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर सकते हो। इट इंक्लूड्स वेरियस इंडिविजुअल्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ये जो मैंने आपको पूरा सम टोटल कहा, जिसमें क्या हो रहा है, गुड्स प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और एंटिटीज और इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। डन। आप लोगों को पता होगा कि अलग अलग तरीके की इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, इजंट इट सो। अपन अभी क्या पढ़ने वाला है, इन सभी इकोनॉमिक सिस्टम्स, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, इन तीनों के बारे में बहुत ढेर सारा जनरल नॉलेज लेंगे। इन तीनों सिस्टम्स की फीचर्स समझेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं समझ, तीनों सिस्टम्स के फीचर समझेंगे, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स समझेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तीनों सिस्टम में अगर ये 4 प्रॉब्लम आगे खड़े रह रहे थे, अपने पढ़े अपने 4 इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये बेसिक 4 इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझे। आई वेंट इनटू क्वाइट डेप्थ, क्योंकि मेरे को एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आप जितना एनवायरनमेंट रिलेट करोगे बेटा, एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर पाओगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपका गेस वर्क हो जाएगा बेटा। समझ गया ना तेरे को, तो गेस वर्क करेगा तू सीधा बोलेगा मेरे को लगता है ये आंसर आना चाहिए, भले तुझे पढ़ा नहीं होगा, पर तू, और जो गेस करेगा ना बेटा, तीर निशाने पे लगेगा। तीर तभी निशाने पे लग सकता है जब तीर चलाने वाले को समझ हो चलाने की, तो आप वो समझ डेवलप करें। मैं हमेशा एक ही चीज चाहता हूं कि मैं इन जेजेसीए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट, मुझे जेजेसीए गधों की फैक्ट्री नहीं बनानी। मेरे को ऐसे नहीं चाहिए कि मैं मास प्रोडक्शन करूं, बराबर ना। तो मैंने मेरा पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया। मैं आई नो व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट। हाँ, I know what to produce. I know I don't want to produce the students who are just mechanical, who just ratify, who just give an answer to the question and don't have the logical application towards it. बेटा तू प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहा है, तू कल जाके एक प्रोफेशनल बनेगा, एक जिम्मेदार प्रोफेशनल बनेगा। मैकेनिकली पढ़ के कुछ नहीं हो सकता, तू जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कॉन्सेप्चुअल
थिंकिंग ही तेरे को आगे ले। मे बी शायद 2 मार्क तेरे को कम मिले, बट जिंदगी में 2 पैसे तू ज्यादा कमाएगा, ये लिख के लियो मेरे से, सच्ची में लॉन्ग रन में तू उससे ज्यादा पैसे कमाएगा, इजंट इट सो? क्योंकि दिमाग चाहिए उसके लिए, बेसिक चीजों के लिए। तो हम लोग, मुझे पता है व्हाट टू प्रोड्यूस, आई वांट अ कंसेप्चुअल स्टूडेंट्स, नॉट अ गधों की फैक्ट्री। मैं आपको हमेशा एक ही लाइन कहता हूं, आई डोंट वांट अ स्टूडेंट, आई डोंट वांट टू ट्रेन यू माय स्टूडेंट टू बी काइंड ऑफ, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि आपका दिमाग आंसर स्टोर करने की मशीन बने, बिल्कुल नहीं। आई डोंट वांट यू टू बी, माय स्टूडेंट टू बी एन मशीन हु इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग द लॉट मेनी आंसर्स इन इट। आई वांट माय स्टूडेंट टू बी एन आंसर जनरेटिंग मशीन। मैं आप लोगों को आंसर जनरेट करने वाली मशीन बनाना चाहता हूं, प्रोड्यूस करने वाली मशीन बनाना चाहता हूं, ना कि किसी और ने प्रोड्यूस किए गए आंसर्स को स्टोर करने का डेटा सेंटर। नहीं, अपन वो नहीं बनने वाले हैं। तो कॉन्सेप्चुअली जाएंगे, समझ के पढ़ेंगे और एमसीक्यूज को अच्छे से टैकल करने के लिए खुद को केपेबल करेंगे। डन। तो आज के लिए यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बी गुड विद अदर्स, यू विल गेट गुड इन रिटर्न। गॉड इज ग्रेट, बाय बाय।